गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज की हमारी यूपीपीसीएस और यूपीएससी की डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 5 अप्रैल 2021 की हम डेली न्यूज पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज की पहली न्यूज की तरफ हम बात कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है वो हमारी सोसाइटी यानी कि समाज के क्षेत्र से संबंधित है। तो हमारी आज की पहली न्यूज है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 क्या है ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इस रिपोर्ट की शुरुआत 2006 में की गई थी। 2006 में की गई थी। इस रिपोर्ट का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और राजनीति के क्षेत्र में स्त्रियों व पुरुषों के मध्य प्रगति या विकास के एक सीमा का निर्धारण करना है। सीधे शब्दों में कहें तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसी भी देश की लिंग जो असमानता है उसका वर्णन करती है। तो चलिए आइए बात करते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में यानी कि जो 2021 की रिपोर्ट आई है इसमें भारत का क्या स्थान है। तो जो ये रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है जो 2021 में वो 156 देशों की सूची में 156 देशों की सूची में 142वां है। सॉरी 144वां स्थान है। 140वां स्थान है। और इतना ही नहीं, जो पिछले वर्ष की यानी गत वर्ष की जो रिपोर्ट थी 2020 की उसमें 153 देशों की सूची में भारत का स्थान 112 था। यानी कि 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान 140, लेकिन जो पिछले वर्ष की जो रिपोर्ट थी उसमें 153 देशों की सूची में भारत का स्थान 112 था। 17 सतत लक्ष्य हैं, जो विकास लक्ष्य हैं उसमें यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें जो 5वां गोल है वो लिंग समानता के ऊपर बात करता है, जेंडर इक्वालिटी। यानी कि भारत में 17 सतत विकास लक्ष्यों को लेकर चल रहा है भारत। उसमें जो 5वां लक्ष्य है जेंडर इक्वालिटी, उसके होने के बावजूद भी एक साल में जो भारत की स्थिति है वो 28 स्थान नीचे गिर गई है। 28 स्थान नीचे गिर गई है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सरकार द्वारा जो लिंग असमानता है उसको कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा लिंग असमानता को भारत से कम करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना और वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। और इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा ही नहीं, भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, मौलिक कर्तव्यों में और जो आपके डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या तत्वों में भी लिंग असमानता को कम करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। चलिए ये तो रही हमारी भारत की स्थिति। अब हम बात कर लेते हैं जो भारत के आस पड़ोस के देश हैं या ये कहें कि दक्षिण एशियाई जो देश हैं उनकी क्या स्थिति रही है। तो सबसे पहले आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश 156 देशों की सूची में 156 देशों की सूची में 65वें स्थान पर है, 65। उसके बाद आता है नेपाल। नेपाल 156 देशों की सूची में आपका 106 106वें स्थान पर है। उसके बाद आता है भारत का जो प्रतिद्वंदी देश है यानी कि पाकिस्तान, कौन से स्थान पर है जी? भारत के नेपाल के बाद आता है पाकिस्तान। उसकी जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो स्थिति है
वो है 153, यानी कि 153 की रैंकिंग। बताइए 156 देशों में 153 की रैंकिंग है लिंग समानता पाकिस्तान की। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान 156 देशों की सूची में 156वें देश के स्थान पर है, यानी कि 156वें स्थान पर ही है, यानी कि सबसे अंतिम देश है अफगानिस्तान। यानी कि अफगानिस्तान में लिंग समानता सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं भूटान। भूटान की जो स्थिति है वो है 130। भारत की जो भूटान की जो रैंक है वो है 130, यानी कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की स्थिति भारत से ठीक है, अच्छी है, ठीक है, क्योंकि भारत की रैंकिंग 140 है। चलिए ये तो हो गई हमारी आज की पहली न्यूज। लेकिन हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, वो क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना की गई थी वो 1971 में की गई थी। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं यानी कि सीईओ हैं वो हैं क्लॉस एम श्वाब। क्या नाम है? क्लॉस एम श्वाब। चलिए ठीक है, ये तो थी आज की हमारी पहली न्यूज। अब हम बात करते हैं आज की अपनी दूसरी न्यूज की ओर। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज है, जो हमारी पहली न्यूज थी वो हमारी सोसाइटी यानी कि समाज के क्षेत्र से बिलोंग करती थी, और हमारी जो दूसरी न्यूज है वो हमारी भारतीय कानून, इंडियन लॉ, वो हमारी पॉलिटी के क्षेत्र से बिलोंग कर रही है। तो क्या है चलिए देख लेते हैं। अभी हाल ही में शिया वक्फ बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन थे, कौन थे? वसीम रिजवी साहब। तो वसीम रिजवी साहब ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने कुरान के 26 छंदों को इस आधार पर गैर संवैधानिक या असंवैधानिक, गैर कार्यात्मक और गैर प्रभावी बताया है कि उनके हिसाब से क्या नाम है, इन्हें छंदों में चरमपंथी व आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले तत्व पाए गए हैं। यानी कि उनके हिसाब से इन 26 छंदों में चरमपंथी और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए या आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले तत्व विद्यमान हैं। तो उनके अनुसार यानी कि रिजवी साहब के अनुसार इन 26 छंदों को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए और उन पर बैन लगा दी जाए। लेकिन भारतीय कानून के अनुसार या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13C के अनुसार कोई कानून, अध्यादेश, आदेश, नियम या नियामक या कोई प्रथा भारतीय कानून के अंतर्गत आएगी। लेकिन किसी धार्मिक संस्था से संबंधित कोई ग्रंथ या कोई दोहे या छंद या कोई खंड भारतीय कानून के क्षेत्र से बाहर है। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, कुरान, बाइबल, ये सब भारतीय कानून के क्षेत्र से बाहर है। इन सब से कानून बनाया जा सकता है लेकिन इनके खंडों को या इन्हें कानून नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए जो रिजवी साहब ने जो याचिका दायर की है वो एक प्रकार से गलत है और उन छंदों को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, किसी भी धार्मिक रिलीजन से संबंधित या किसी भी ग्रंथ को हम असंवैधानिक नहीं ठहरा सकते। अभी हाल ही में जो क्या नाम है वसीम रिजवी हैं, इनके खिलाफ फतवा जारी हो चुका है। चलिए अब फतवे के नाम आ ही गया तो फतवा होता क्या है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। फतवा किसी भी प्रश्न का उत्तर देना इस्लाम या गैर इस्लामिक या गैर इस्लामिक तरीके से फतवा कहलाता है। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं
अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले 2014 में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था फतवे से रिलेटेड, वो था विश्वनाथ लोचन मदान केस 2014। इसमें भारतीय जो उच्चतम न्यायालय है उसने साफ साफ कह दिया कि फतवे का जिक्र ना तो इस संविधान में है और ना ही किसी कानूनी किताब में, इसलिए फतवे को वैधता नहीं प्रदान की जा सकती। चलिए, ये तो हो गई आज की हमारी दूसरी न्यूज। अब हम बात कर लेते हैं आज की तीसरी न्यूज की ओर। तो जो तीसरी न्यूज हमारे निकल कर आ रही है वो है सिनेमा जगत से। आज की हमारी तीसरी न्यूज है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, चलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अभिनेता, निर्माता और स्क्रीन राइटर आदरणीय रजनीकांत जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है उसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को। 1969 में सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को, और अभी वर्तमान में 2018 में यह पुरस्कार दिया गया अमिताभ बच्चन को। 2018, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि दादा साहब फाल्के थे कौन। तो भारतीय सिनेमा जगत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में बनाई गई थी, उस फिल्म के निर्माता थे दादा साहब फाल्के। उन्हीं के नाम पर सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार बनाया गया, या सबसे बड़े पुरस्कार का नाम दादा साहब फाल्के पुरस्कार रखा गया। इस पुरस्कार को भारतीय सिनेमा जगत का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ध्यान रखना। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो जो हमारी अगली न्यूज है, जो चौथी न्यूज है हमारी, वो आ रही है इकोनॉमी के क्षेत्र से, यानी कि अर्थशास्त्र से। क्या न्यूज है? व्यापार घाटा। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार यह पता चलता है कि मार्च 2020 के मुकाबले मार्च 2021 का जो व्यापार घाटा है वो 9.89 बिलियन डॉलर से बढ़कर अभी हाल ही में 14.11 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। यानी कि जो मार्च 2021 में कुल आयात और निर्यात में जो घाटा था, व्यापार घाटा, वो 9.89 बिलियन डॉलर था, जो अब बढ़कर 2021 में 14.11 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत में कुल आयात मर्चेंडाइजर, यानी कि जो भारत में कुल एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, यानी कि जो निर्यात किया जाता है वो कितना किया जाता है और कितने लाख की इसमें वृद्धि हुई है। तो भारत में कुल एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर में जो वृद्धि हुई है वो हुई है आपकी एक्सपोर्ट में, वो हुई है आपकी 58.23%, ठीक है, 58.23%। कैसे हुई है? जो मार्च 2020 है, मार्च 2020 में जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ था भारत से वो हुआ था 21.49%, ये बिलियन डॉलर, 21.49%, ठीक है। और अगर बात की जाए कि अभी मार्च 2021 में कितना एक्सपोर्ट हुआ है, तो मार्च 2021 में जो एक्सपोर्ट हुआ है वो हुआ है 34.0%, ठीक है। यानी कि जो एक्सपोर्ट हुआ है कुल
वो मार्च 2020 में 21.49 था और मार्च 2020 में 34.0 हो गया। तो कुल कितने की वृद्धि हुई? 58.23 बिलियन डॉलर की इसमें वृद्धि हुई। चलिए अब बात कर लेंगे, तो हो गया एक्सपोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं इंपोर्ट की। तो भारत का जो कुल मर्चेंडाइजर या मर्चेंडाइज इंपोर्ट है, जो कुल आयात है, वो कितना, उसमें कितनी वृद्धि हुई है? उसमें कुल वृद्धि हुई है 52.89 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। कैसे हुई है? जो मार्च 2020 है, मार्च 2020 में कुल जो इंपोर्ट हुआ वो था 31.47%। यानी कि मार्च 2020 में भारत में जितना इंपोर्ट हुआ वो था 31.47%। और जो मार्च 2021 में जो भारत में इंपोर्ट हुआ है वो टोटल हुआ है 48.12%। यानी कि मार्च 2020 में 31.47% का इंपोर्ट हुआ और मार्च 2021 में वह बढ़ के 48.12 तक पहुंच गया। तो कुल टोटल अगर मिलाया जाए तो 52.89 बिलियन डॉलर की इसमें वृद्धि हुई। और एक्सपोर्ट कितना हुआ? एक्सपोर्ट में हमारे 58.23% की वृद्धि हुई। ठीक है, 23 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई। तो इन दोनों के अगर हम अंतराल की बात करें, यानी कि गैप की बात करें, तो भारत के कुल आयात और निर्यात में जो अंतर निकला वो 14.11 बिलियन डॉलर का अंतर निकला। यानी कि आयात भारत में ज्यादा हो रहा है, भारत से निर्यात कम हो रहा है, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक असंतुलन सा बना हुआ है। कितना असंतुलन है या कितना है जो असमानता है वो है 14.11 बिलियन डॉलर। चलिए ठीक है, ये थी हमारी आज की चौथी न्यूज और आज की हमारी यूपीएससी और यूपीपीसीएस की क्लास यही पेंड अप होती है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।